हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऐप है वेदाश्री लर्निंग ऐप, आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और इस पे जो अलग अलग कोर्सेज हैं उसको आप परचेस कर सकते हैं। तो आज हम जो है आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति, इसका जो है मैंने आपको कल ये दिया था कि इस पर कॉजेज़ क्या थे, जो आपके इनिशियल कॉजेज़ थे। कोई जब आपका रिवॉल्ट होता है तो उस रिवॉल्ट के कारण क्या थे। आज जो है हम प्रॉपर रिवॉल्ट की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट की बात करेंगे, फेलियर की बात करेंगे और इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। तो आज का हमारा लेक्चर ये 3 पार्ट्स में है और कल जो मैंने आपको एक पार्ट दिया और उसके बाद आज ये जो है मैं पूरा का पूरा लेक्चर इसमें सबमर्ज खत्म कर दूंगा। आज 2 पार्ट में ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो है रिवॉल्ट, कल जो मैंने आपको बताया था, कॉजेज बताए थे आपको मैंने, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हुआ क्या था फिर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे कौन था। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था और उसने जो है बैरकपुर के अंदर, बंगाल के अंदर बैरकपुर के अंदर जो है आपका मना कर दिया था कि जो आपकी जो गन है उस गन के ऊपर जो कार्ट्रिज पड़ती है उसको नहीं छिलेंगे, क्योंकि इस समय एक र्यूमर फैल गया था कि इसमें गाय और पिग और काव का जो है इसमें मांस है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि बैरकपुर के अंदर ही जो है ह्यूस्टन और बॉग, जो 2 ऑफिसर थे, उसको जो है मार दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। और उसके बाद आपका क्या हुआ, ये बात है 29 मार्च 1857। और उसके बाद आपका 10 मई को जो है ये लोग चले गए भाग के मेरठ, और ये जो है मेरठ में फैल गया था। और मेरठ के बाद क्या हुआ था कि 11 मई को ये लोग दिल्ली चले गए। और दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफ़र, या दूसरे नाम बहादुर शाह सेकंड से भी हम जानते हैं, तो उसमें क्या हुआ था, उनको एम्परर ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया और कहा गया कि आपके नेतृत्व में जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद उनके नेतृत्व में जो है ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, आप बेसिकली देखेंगे तो पूरी की पूरी जो लड़ाई है आपकी यूपी बिहार, मेनली इस इलाके में, थोड़ी सी सेंट्रल इंडिया और मेनली यूपी बिहार में ये कंसंट्रेटेड थी लड़ाई। और इसको जो है आपका साउथ इंडिया में बिल्कुल इफेक्ट नहीं था, क्योंकि साउथ इंडिया से और पंजाब का जो इलाका था वहाँ पे मार्जिनल इफेक्ट था। और बंगाल में ये लड़ाई शुरू जरूर हुई थी, लेकिन बाद में ये बंगाल से लड़ाई बाहर चली गई थी। बंगाल और पंजाब में मार्जिनल इफेक्ट था और साउथ इंडिया में बहुत लिमिटेड, बहुत ही कम असर था, क्योंकि जो अंग्रेज़ों का जो सी रूट था, तो जो साउथ इंडिया है हमारा वो सी रूट से लगा हुआ है, तो उसमें उनका सामान का आवाजाही होता था। तो साउथ इंडिया के जो लोग थे उनका वहाँ पे काम था, तो उनको वहाँ पे आराम से पेमेंट वगैरह ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी। तो साउथ इंडिया काफ़ी हद तक पीसफुल था, पंजाब मार्जिनल इफेक्ट था और बंगाल से शुरू जरूर हुई थी, पर ये बंगाल से जो है लड़ाई बाहर निकल के यूपी और बिहार में पहुँच गई थी। तो उसके बाद आप जो है थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद अपने पास एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे जो है हम बात करेंगे। तो लड़ाई के जो मेजर एरिया थे आपके, दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर बिहार, फैज़ाबाद आपका अयोध्या वाला इलाका। तो इस पे ये लड़ाई इंडियन साइड से किसने करी थी टेक ओवर, और कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश में किसने इसको सप्रेस किया था। तो बेसिकली ये लड़ाई किस एरिया में किस इंडियन ने इसको जो है अपने हाथ में लिया था, तो उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप पेन और पेपर लेके बैठिए अपने साथ, कॉपी, और वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। तो पहला जो है आपका आता है दिल्ली। बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफ़र, जो भी आप नाम जानना चाहें, इनको बोल दिया था शेर हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान का बादशाह, एम्परर ऑफ इंडिया, और वो बंदा खुश। तो दिल्ली के अंदर जो ये लड़ाई लड़ी गई थी, किसका नेतृत्व था, बहादुर शाह सेकंड, और उसका जो कमांडर था बख्त खान, उसने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और दिल्ली के अंदर इसको सप्रेस किसने करा था, नेल्सन और हुडसन। अंग्रेज़ों के मैं पूरे नाम नहीं दे रहा हूँ आपको, इतने नाम दे रहा हूँ कि आप याद कर पाएँ। दिल्ली के अंदर ये लड़ाई बहादुर शाह जफ़र के द्वारा लीड की गई थी, जिसका आपका कमांडर बख्त खान था। दिल्ली के अंदर बख्त खान और एम्परर बहादुर शाह जफ़र। और उसके बाद आपका जो ये लड़ाई सप्रेस किसने की थी, आपका नेल्सन और हुडसन, जो 2 अंग्रेज़ थे, उन्होंने करा था। उसके बाद आप आइए बरेली में ये जो लड़ाई थी, खान बहादुर, जो इंडियन थे जिन्होंने इस लड़ाई को लीड करा था बरेली में, वो खान बहादुर थे। उसके बाद आप आइए कानपुर में जो लड़ाई थी, ये लड़ाई लीड की गई थी नाना साहब के द्वारा, और ये सप्रेस किया गया था व्हीलर और कैम्पबेल। व्हीलर ठीक है, एक बंदा अकेले तो कोई कमांडर जो है लड़ाई पूरी सप्रेस नहीं करता, लेकिन मेन नाम इसमें कैम्पबेल का आता है। कैम्पबेल और व्हीलर मैंने दोनों नाम डाल दिए हैं। दिल्ली बहादुर शाह, कमांडर बख्त खान, सप्रेस नेल्सन और हुडसन। बरेली खान बहादुर,
उसके बाद कानपुर में नाना साहब, और सप्रेस किसके द्वारा किया गया था? कैंपवेल के द्वारा। उसके बाद आप लखनऊ आइए, लखनऊ में बेगम हजरत महल और सप्रेस कैंपवेल ने किया था। उसके बाद झांसी, हम सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूज रोज जो उनका कमांडर था, ब्रिटिश कमांडर, जिसने सप्रेस किया था। उसके बाद इलाहाबाद लियाकत अली और कर्नल नील सप्रेस किया था। उसके बाद जगदीशपुर में आइए बिहार, कुंवर सिंह अमर सिंह, कुंवर सिंह बेसिकली वहाँ के ज़मींदार थे, और टायलर और आयर, इन्होंने जो है सप्रेस किया था। उसके बाद फैज़ाबाद में आइए मौलवी अहमदुल्ला। तो बेसिकली आप नाम याद रखिए, दिल्ली में बहादुर शाह, कमांडर कौन था इनका? बख्त खान। उसके बाद आप आइए कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, उसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जगदीशपुर यानी कि बिहार का इलाका, और कुंवर सिंह कौन थे? ज़मींदार थे। फैज़ाबाद अयोध्या का इलाका, वहाँ पे कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। ये जो है इन्होंने लड़ाई जो है बेसिकली लीड करी थी इंडियन साइड से। उसके बाद आफ्टर रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ये तो ड्यूरिंग मैंने बता दिया। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? लड़ाई अंग्रेज़ों ने जो है सप्रेस कर दी थी, सबको पता है। और सप्रेस के बाद जो है आपका हुआ क्या था? देखिए, बहादुर शाह जफ़र को तो रंगून भेज दिया गया आपका, वहाँ पे जो है सज़ा उन्होंने काटी और वहीं पे उनकी जो है कब्र है। उसके बाद नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए, इस्केप कर गए नेपाल में। रानी लक्ष्मीबाई जो है आपका लड़ते हुए शहीद हुई थी उस टाइम पे। और तांत्या टोपे जो थे आपके, ये नाना साहब के अकाउंटेंट थे। ये इकलौते बंदे थे पूरी लड़ाई में, तांत्या टोपे, जिनको लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने एग्जीक्यूट किया था, फांसी दी थी। और उसके बाद ये पूरी की पूरी लड़ाई हो गई। तो कॉजेज़ ऑफ फेलियर, मतलब ये लड़ाई में, पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि लड़ाई के कारण क्या थे। उसके बाद लड़ाई में कौन कौन था। अब लड़ाई फेलियर यानी कि हम ये लड़ाई हारे थे 1857। इसका रीज़न होता है, बहुत बड़े रीज़न थे, तो हम थोड़ा रीज़न पे बात करते हैं। आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, आज लिखने का मटेरियल बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा आज। कॉजेज़ ऑफ फेलियर में सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि पूरी की पूरी लड़ाई नॉर्थ इंडिया में जो है लड़ी जा रही थी, साउथ इंडिया पूरा पीसफुल था, यानी कि टेरिटोरियल जो इलाका था वो बहुत छोटा था। उसके बाद सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कोई सिमेट्रिक, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, सब अपने अपने इलाके में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद आप अंग्रेज़ देखिए, उनके पास काफ़ी आधुनिक हथियार थे, वो काफ़ी जो है सिमेट्री और काफ़ी जो है उनके पास रिसोर्सेज अच्छे थे। इंडियन साइड में रिसोर्सेज कम थे, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। और सबसे बड़ा जो कारण था, बहुत से जो राजघराने थे इंडिया के, जो छोटे छोटे टेरिटोरियल इलाके थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। बहुत सारे ज़मींदार थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद का निज़ाम, जोधपुर के राजा, नेपाल, पटियाला, कश्मीर और बहुत सारे ज़मींदार, जैसा मैंने, ये इलाके जो थे अंग्रेज़ों के साथ थे। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। इसके बाद साउथ इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, पूरा साइलेंट था। पंजाब काफ़ी हद तक साइलेंट था, थोड़ा बहुत जो है 19-20 हुआ था। बेसिकली पंजाब और आपका बंगाल से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन बंगाल भी काफ़ी हद तक बाद में पीसफुल हो गया था। तो पंजाब को इनको पीसफुल करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये लड़ाई पूरी फैल जाती तो अंग्रेज़ों को जो है आपका साथ जो है बाहर, अगर देश से उनको सामान चाहिए, किसी को आर्मी बुलाना है, कुछ भी बुलाना है, क्योंकि पाकिस्तान जो अब बना है वो भी उनके इलाके में था, अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो आर्मी अगर इनको बुलानी है तो पंजाब का इलाका ही जो है काफ़ी हद तक अच्छा था, तो वो इलाका भी काफ़ी हद तक मार्जिनली इफेक्टेड था, लेकिन काफ़ी हद तक शांत था। उसके बाद इस लड़ाई के बाद चीज़ें क्या निकल के आई? हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई, क्योंकि सबको पता था कि भाई मेरा घर बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी नेशनलिज्म की भावना जाग गई, पेट्रियटिज्म की, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई। उसके बाद आपका आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 में लड़ाई चली, 1858 में ये एक्ट आया। तो ये एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं साथ में कवर कर रहा हूँ, ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ था कि अब तक कंपनी एक्ट था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी। अब ये पूरे का पूरा जो आपका इंडिया था जिस पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, ये आपका कंपनी से उठ के सीधा क्राउन के पास चला गया था। क्राउन मतलब क्वीन, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी अथॉरिटी थी वो कंपनी से ले ली गई और क्वीन के पास चली गई। यानी कि अब हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में आ गए थे। इससे पहले हम कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनी के अंडर में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई क्वीन तो बैठी है आपका इंग्लैंड में,
इंग्लैंड में बैठी है, वो कैसे संभालेगी हिंदुस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो क्वीन ने वहाँ पे इंडिया हाउस बनाया। इंडिया हाउस कहाँ पे है? लंदन में। उस इंडिया हाउस के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखा। उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बराबर पावर दी गई, और वो अकेला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कर पाएगा? 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया इंडिया हाउस के अंदर, जो क्वीन को डायरेक्टली जो है बोलेगा, जो भी होगा यहाँ पे जो भी हो रहा है वो डायरेक्ट क्वीन को बोलेगा। और इंडिया हाउस कहाँ पे? लंदन में। लंदन के अंदर इंडिया हाउस, उसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके 15 काउंसिल ऑफ मेंबर। उसके बाद आपका क्या होता है, इंडिया के अंदर जो है आपका गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। गवर्नर जनरल ये पहले से चलता आ रहा है। गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल एक बड़े इलाके का था। उसके बाद छोटी छोटी प्रेसिडेंसीज में कौन थे? गवर्नर थे। यानी कि छोटी छोटी प्रेसिडेंसी का गवर्नर किसको बोलेगा? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल जो है बड़े इलाके का, वो किसको बोलेगा? वो बोलेगा आपका सीधा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और वो किसको बोलेगा? वो बोलेगा क्वीन को। तो ये पूरी चेन है, गवर्नर छोटी प्रेसिडेंसी का, गवर्नर जनरल पूरे इलाके का, वो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो कहाँ जाएगा? क्वीन, क्राउन के अंदर में। तो ये पूरी की पूरी चेन थी। तो इसके बाद होता क्या है इसमें, जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया हाउस लंदन के अंदर, तो इसमें क्या था कि वो अपने पैसे से थोड़ी ना बना रहे थे, पैसा तो हमारे यहीं से ले रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी इसी के ऊपर। दादा भाई, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इसी पे दी थी कि इंडिया हाउस आप बना रहे हो लंदन के अंदर, जिसके अंदर आप सेक्रेटरी और 15 काउंसिल ऑफ मेंबर रखोगे, जिसका खर्चा आप हमसे ले रहे हो, तो यानी कि हिंदुस्तान का पैसा ये बाहर गया। तो इसको बोला गया था ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी। तो आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1858 के एक्ट के बाद ये बन गया आपका वायसराय। तो यानी कि ये वायसराय बन गया। और इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन हैं, आप लिख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो आपका क्वीन के अंडर में इंडिया हाउस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था, 15 काउंसिल मेंबर थे। तो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? चार्ल्स वुड। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड। पहला जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। उसके बाद आपका जो है पहला वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि इंडिया का लास्ट वायसराय, इंडिया का लास्ट वायसराय कौन था? वो था माउंटबेटन। माउंटबेटन लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया था। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया माउंटबेटन, फर्स्ट इंडियन वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? इंडियन, सी राजगोपालाचारी। और आखिरी भी वही थे, पहला और आखिरी इंडियन वायसराय, या कभी कभी गवर्नर जनरल पूछा था। अगर इंडियन पूछे तो सी राजगोपालाचारी, और लास्ट वैसे पूछे जनरल क्वेश्चन की लास्ट वायसराय या लास्ट गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन। उसके बाद आपका जो आगे हम चलते हैं, इस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो अभी आया था, तो इसमें क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया था, यानी कि रानी के कुछ वादे आए थे, क्योंकि ये हम सब डायरेक्टली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वीन के अंडर में चले गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। तो इसमें आपका जो है क्वीन के प्रोक्लेमेशन थे, वादे थे। तो पहला वादा तो यही था कि भाई अब हम और इलाके जो है नहीं लेंगे, नो स्टेट वुड बी एनेक्स्ड, यानी कि हम और इलाके नहीं लेंगे। उसके बाद आपका क्या था कि जो रिलीजियस मैटर था, यानी कि जो हमारे पूजा पाठ से रिलेटेड कोई मैटर है, उसमें अंग्रेज़ों का कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। और उसके बाद जो क्रिश्चियनिटी में जो है ज़बरदस्ती वो जो परिवर्तन करवा दे रहे थे, फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, वो नहीं होगा। और अगला, आर्मी सर्विसेज के अंदर जो एक ब्रिटिश और एक इंडियन है उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो पहला था कि कोई भी स्टेट हम एनेक्स नहीं करेंगे, आपको लगता है 1858 के बाद कोई भी स्टेट एनेक्स नहीं हुआ था? बहुत कुछ इन्होंने बदला था। आपका 1905 लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, उसके बाद बहुत से इलाके जो है इन्होंने आगे पीछे करे थे, बहुत लूटा था, तबीयत से लूटा था। तो ये जो है प्रोक्लेमेशन बस नाम का था। उसके बाद इसको बोलते हैं, जो ये आपके क्वींस के प्रोक्लेमेशन थे, इसीलिए जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 हिंदुस्तानियों के लिए कुछ फेवर में इन्होंने बातें कही थी, इसीलिए गुड गवर्नेंस एक्ट को इसको बोल देते हैं कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है ये। उसके बाद जब इतना बड़ा ये रिवॉल्ट हो गया तो अंग्रेज़ों की थोड़ी सी बुद्धि खुली
कि भाई हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या चेंज करा कि जो मैंने आपको बताए थे कि जो 1857 का रिवोल्ट था ये अनसक्सेसफुल क्यों था, छोटे से इलाके में था, और सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि बहुत से हिंदुस्तानियों ने इस रिवोल्ट को आपको सपोर्ट करा था। तो जिन्होंने सपोर्ट करा था यानी कि आपके होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, नेपाल, कश्मीर, जोधपुर जो इलाके थे इन्होंने सपोर्ट करे थे, तो इनको अपीज़ करे, यानी कि अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज अपीज्ड बाय दी ब्रिटिशर्स, यानी कि ये जो लोग हैं ये हमारे साथ हैं, इनको जो है भाई फुसला के बहला के अपने साथ रखना है, तो उनको हमेशा अपीज़ करा। उसके बाद जो यूरोपियन और इंडियन थे, यानी कि जो उनकी फ़ौज थी आपकी अलग अलग इलाकों में, उसमें यूरोपियन भी थे, इंडियन भी थे, तो उसमें रेशियो जो है उन्होंने कम ज़्यादा करना शुरू करे। तो जो बंगाल के एरिया के अंदर जो फ़ौज थी उसके अंदर यूरोपियन और इंडियन का रेशियो 1:2 कर दिया, यानी कि 1 अंग्रेज पे 2 हिंदुस्तानी, ये था। और आपका मद्रास का जो इलाका था उस पे आपका 2 अंग्रेज पे 5 हिंदुस्तानी, यानी कि बंगाल के अंदर 1:2 का रेशियो था और मद्रास के अंदर 2:5 का रेशियो था। उसके बाद जितनी भी हाई रैंक की पोस्ट थी उस पे जो है सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यानी कि अंग्रेज़ों को बिठाते थे। और उसके बाद जो है ये चीज़ें आगे बढ़ी, और मैं आपको जो है कुछ किताबें बताता हूँ जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, कार्ल मार्क्स। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, कार्ल मार्क्स। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। तो इस पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। उसके बाद आपका अगला आता है 1857, सिंपल। 1857 किसने लिखी है? एस.एन. सेन ने लिखी है। उसके बाद सिपॉय म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, ये किसने लिखी है? आर.सी. मजुमदार ने लिखी है। उसके बाद आपका रिबेलियन 1857, अ सिम्पोजियम, पी.सी. जोशी। मैं दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट करिए। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, कार्ल मार्क्स। और उसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। सिर्फ 1857 किसने लिखी है? आपका एस.एन. सेन ने। उसके बाद सिपॉय म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, ये किसने लिखी है? आर.सी. मजुमदार ने। उसके बाद रिबेलियन 1857, अ सिम्पोजियम, ये किसने लिखी है? पी.सी. जोशी ने लिखी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और आज आपका जो है 1857 कंप्लीट हो गया है। इस पर नोट्स बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसमें जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू पहला स्टेट जो अंग्रेज़ों ने एनेक्स करा था वो कौन सा था? उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलाइंस के तौर पे पहला राज्य जो खुद गया था कि आप हमें सपोर्ट करो, वो कौन सा था? इन दोनों के आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और जो भी आपके प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोशिश करा जाएगा जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। थैंक यू।